चलो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। जरा ध्यान से सुनना। 25 मिनट के अंदर दोनों सीएसआर और नीट के लिए दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगली बात समझ, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सुनना जरा। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर। आगे बात समझे तो पहला पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूं तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अरे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिनमें क्या होती है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है। अब ये हीट क्या होगी? कैप्चर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीएच। अरे बात समझ में? एन क्या ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्लस इसमें क्या बनेगा? जो हीट रिलीज होगी वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। आ रही बात समझ में? NADH पॉजिटिव। ठीक है। अगला सुन, अगला पॉइंट, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? ग्लाइकोलाइसिस एक कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस ये एक एनएरोबिक रिएक्शन है। एनएरोबिक रिएक्शन है। एनएरोबिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिनके अंदर कोई भी कंपाउंड किसमें जाता है? ब्रेक डाउन के अंदर जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनएरोबिक रिएक्शन कौन सी होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टेट फर्मेंटेशन हो गया, ये सारी की सारी क्या है? एनएरोबिक रिएक्शन है। अरे बात समझ में? अब तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? तीसरा जो पॉइंट याद रखना है, 2 मिनट में मार्कर थोड़ा चेंज करूं। तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, और ये प्रेजेंट होती है। एक और पॉइंट याद रखना, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इन ऑल ऑर्गेनिज्म। और सेल में कहां होगी? सेल में लोकेशन कहां होगी ग्लाइकोलाइसिस की? अगर ग्लाइकोलाइसिस की अगर मैं लोकेशन बोलूं सेल के अंदर, तो मैं बोलूंगा ये होती है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जरा सुनना, मेरे पास सुनना। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ये याद रखना। इसमें होती है प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, याद रखना। और क्या रखना? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होगी, जो कि किसमें स्टोर होगी? एटीपी और एनएडीएच में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। और एनएडीएच का क्या होगा? फर्दर क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, इसमें जाके एटीएस में जाके फिर से उधर क्या बनेंगे? एटीपी बनेंगे। अरे बात समझ में? यहाँ तो कोई डाउट? चलो, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है। क्या है? 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें से 7 स्टेप रिवर्सिबल होते हैं और 3 स्टेप क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। मैंने बोला कि ये क्या है? 10 स्टेप प्रोसेस है जिसमें से 3 कैसे होते हैं? 3 तुम्हारे इरिवर्सिबल होते हैं बच्चों, और 7 रिवर्सिबल होते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये 3 इरिवर्सिबल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइज यहीं से क्या होती है? रेगुलेट करी जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहां प्रेजेंट होगा? तुम्हारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसकी 6th पोजीशन पे, इसकी 6th पोजीशन पे हम क्या ट्रांसफर करेंगे? फॉस्फेट, और तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमारी बात समझ में? इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने का काम होगा एंजाइम का हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। ठीक है, इसको कौन एंजाइम जो कैटालाइज कराएगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे एटीपी का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। जो फॉस्फेट ग्रुप आ रहा होगा वो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से आ रहा होगा। कोई दिक्कत? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाएगा। आइसोमराइज हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा? आइसोमराइज हो जाएगा। और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज कराएगा उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। कोई दिक्कत नहीं आता? अभी तो बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, अब देखना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे,
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे हम दोबारा से क्या ट्रांसफर करेंगे, फॉस्फेट ट्रांसफर करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज, सुनना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट। इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने का जो एंजाइम होता है उसका नाम है फॉस्फो, फॉस्फो फ्रुक्टो, फ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PFK फर्स्ट। हरी बात समझ में। अब जो फॉस्फेट आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से आएगा, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से आएगा, तो ये हो जाएगा ADP। अब फ्रुक्टोज 1, बिस फॉस्फेट का क्या होगा, लाइसिस होगा, फ्रुक्टोज 1,6 का क्या होगा, लाइसिस होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्या होगा, लाइसिस होगा, और ये दो कंपाउंड में क्या होगा, ब्रेक होगा। ये क्या होगा, दो कंपाउंड में क्या होगा, ब्रेक होगा। पहला जो कंपाउंड होगा, पहला जो कंपाउंड होगा वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा जो होगा वो होगा DHAP, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर किसमें, तुम्हारा ये हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 1, बिस फॉस्फेट को जो ब्रेक डाउन करेगा, जो उसको लाइसिस करेगा, उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। अब एल्डोलेज की बात करते हैं, तो एल्डोलेज देखो, लेवेंजर बोलती है एल्डोलेज दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, सेकंड तुम्हारा बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखना मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, दो मॉलिक्यूल है, क्यों, एक तो इससे टूट के बना, फ्रुक्टोज 1, इस कंपाउंड से बना, और एक DHAP क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब राइट नाउ मेरे पे कितने मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का सबसे पहला होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एक एंजाइम होगा, वो उसके फर्स्ट कार्बन पे, वो इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या ऐड कर देगा, फॉस्फेट ऐड कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट। हरी बात समझ में। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने का काम किस एंजाइम का होगा, देखना कहां से बोला, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पूरा लिखना पड़ेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अरे बात समझ में। अब देखना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में जो कंपाउंड है, अब इसका जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट फॉस्फेट है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ADP पर, जिसकी वजह से क्या होगा, ATP का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मैंने बोला अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर कर देंगे ADP पर, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट। अरे बात समझ में। अब देखना जरा, मैं बोल रहा हूं देखना जरा, मैंने बोला कि 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, NADH NAD पॉजिटिव रिड्यूस होके बनाएगा NADH का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, कितना, 2 मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज कराएगा उसका नाम है फॉस्फो, क्या दिस फॉस्फो, हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, हाँ सही है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। थोड़ा मेरे को डाउट सा लगा, क्या मैंने फॉस्फो 3 बार लिख दिया क्या, ठीक है, चलो आ जाओ, 1,3 दिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये देखो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ये हो जाएगा कंपाउंड कन्वर्ट, ठीक है। अब जो फॉस्फेट थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है, अब वो सेकंड पे जाएगा, जो अभी फॉस्फेट थर्ड पे प्रेजेंट है वो कहां पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने का काम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज,
फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से देखो कंपाउंड 2 2 चल लेके चलना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से अब होगा वाटर का रिमूवल। क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा एनोलेज, और ये फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी में। पीईपी मतलब फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का सुनना, इसका जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का जो फॉस्फेट है, अब दोबारा से हम किस पे ट्रांसफर करेंगे? एडीपी पर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से दोबारा से सेकंड टाइम एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला कि अब दोबारा से हम इसका फॉस्फेट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एडीपी पर ट्रांसफर करेंगे, जिससे अब क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 मॉलिक्यूल, और ये पीईपी कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। पायरुवेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड COO नेगेटिव। हरी बात समझ में? इस रिएक्शन को जो कैटालाइज कराएगा उसका नाम है पायरुवेट, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज, जिसके लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है K पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आती है? अब पायरुवेट के 3 स्टेप और होंगे, मतलब पायरुवेट के 3 डेजिनेशन और होंगे, मतलब 3 जगह और उसके क्या होंगे? फेट क्या हो सकता है इस पायरुवेट का? तो सबसे पहला जो पॉसिबल कंडीशन होती है, वो पॉसिबल कंडीशन होती है लैक्टेट, लैक्टेट, लैक्टेट फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन कब देखने के लिए मिलता है? जब कंडीशन क्या होती है? एनएरोबिक हो, एनएरोबिक हो, मतलब कहने का मतलब है जब ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट नहीं हो बॉडी के अंदर। ये तब देखने के लिए मिलता है जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, तब ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दूसरा होता है जब हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन कैसी? एरोबिक है, एरोबिक प्रॉपर, एरोबिक, O2 प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तब इसका क्या होगा? ये जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको रेगुलेशन भी पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और लास्ट है ईस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक एक की बात करते हैं, इन दो की बात करते हैं, इसको तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये मेरे पे पायरुवेट, पायरुवेट, और पायरुवेट पे सबसे पहले काम करेगा मेरा लैक्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और यहाँ पे NADH, यहाँ पे NADH कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में, मतलब कहने का मतलब है NADH का क्या होगा? ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा, और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, लैक्टेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही पायरुवेट पे पहले यहाँ पे पायरुवेट, पायरुवेट की अगर बात करता हूं तो पायरुवेट किसमें पहले कन्वर्ट होगा? पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करेगा, सुनना जरा इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और इस पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा पायरुवेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। इसमें क्या होगा? एक CO2 का क्या होगा? रिमूवल होगा। आरी बात समझ में? अब एसिटल्डिहाइड फर्दर कन्वर्ट होगा तुम्हारा इथेनॉल में, फर्दर कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। आरी बात समझ में? फर्दर कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। अब इसमें क्या यूज होगा? इसमें फिर से यूज होगा NADH, कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज कराएगा उस एंजाइम का नाम है इथेनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सारी बात समझ? देखो ये तो मोटा मोटा हिसाब हो गया। अब देखो नीट की जब तैयारी करोगे तो सब तो याद एंजाइम नहीं कर पाओगे, जो तुम्हें एंजाइम याद करने हैं वो कोई एंजाइम याद नहीं करते। एनसीईआरटी ने हमने देखो ये मेंशन है, तुम्हें ये याद तो करना ही होगा। जो 2 एंजाइम और याद करने क्रेब्स साइकिल के अंदर, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एक तुम्हें ये याद करना फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि ये एक बार एम्स में आ चुका है। ठीक है, और एक लास्ट जो तुम्हें याद करना है, ये 3 तो छोड़ने ही नहीं है, ये जनरली आते ही हैं नीट के अंदर। ठीक है, पहला तो ये याद रखना।
दूसरा, कौन से स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये याद रखना। कौन से स्टेप में, तीसरा कौन सा क्वेश्चन जो बनेगा, कौन से स्टेप के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, आरी भाषण में कौन से स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और चौथा जो क्वेश्चन बनेगा, कौन सी तीन रिएक्शन इरिवर्सिबल है, कौन सी तीन रिएक्शन, जो मैंने एंजाइम अंडरलाइन किए ना, जो डार्क रेड से, वो खुद देखो वही तीन स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। और बाकी सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, बाकी सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, केवल ये तीन रिएक्शन ही क्या है, इरिवर्सिबल है। आगे बात समझना, क्या याद रखना पड़ेगा, क्या है इसका, इसका होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन, कहां पे होती है, साइटोसोल में होती है, कहां कहां प्रेजेंट होती है, ऑल ऑर्गेनिज्म में होती है, और इसको क्या होता है, ईएमपी पाथवे और बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी और एडीएच क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना लैक्टेट, यहाँ पे याद रखना लैक्टेट के बारे में याद रखना, पाइरुवेट पे कौन सा एंजाइम आएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा लैक्टेट और ये एंजाइम, मैं याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इस साल जो क्वेश्चन आया था थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का आया था, अगर देखा हो 2022 का हाई स्टैंडर्ड का आया था, इसमें से उस हिसाब से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। आगे सुनो, आगे अगर मैं बात करता हूं तो सुनना जरा, मैंने बोला कि एल्कोहलिक, मैंने बोला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे तुम्हारा लैक्टेट फर्मेंटेशन हो, इसमें लेस देन 7% ऑफ एनर्जी क्या होती है, फॉर्म होती है। क्यों, टोटल इसमें एटीपी जो नेट एटीपी बनने होंगे, टोटल कितने बनने होंगे, दो बनने होंगे, क्योंकि टोटल अगर नेट की बताओ टोटल एटीपी कितने हैं, चार यहाँ पे बनने, देखो टोटल बनने चार एटीपी, और यूज कितने हो रहे हैं, दो, तो कितने बनेंगे, दो एटीपी बनेंगे, और इसमें और क्या बनेगा, दो NADH बनेगा। अरे बात समझ में, NADH फर्दर जाके क्या करेगा, अपना ऑक्सीडाइज होगा, तो और एक NADH बनाता है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखना 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, मगर सीएसआर वालों CSIR में 3 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 2.5। अरे बात समझ में, चलो आगे पढ़ेंगे उसको तो और डिटेल में, चलो इतनी बात समझ में आती है। पहला मैंने बोला लेस देन 7% एनर्जी बनेगी, और दूसरा 30 से 40% ही क्या बनता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तुम्हारा इथेनॉल बनेगा। इसकी बात कर रहा हूं अल्कोहल फर्मेंटेशन की, इथेनॉल 30 से 40% ही बनेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर कल्चर के अंदर अगर 40% से ज्यादा हुआ तो अब इस अपनी ही ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इतनी बात समझ में आती है। ये था केवल नीट के लेवल का। अब आ जाओ सीएसआर पे, अब सीएसआर का पॉइंट हुआ, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं नीट में, और सीएसआर की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना, पहला स्टेप आता है फेजेस में बटा गया है, फेजेस में मतलब सबसे पहला फेज आता है पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज समझते हो ना, पे ऑफ नहीं, सबसे पहला आएगा प्रीपेरेटरी फेज, ये है मेरा प्रीपेरेटरी फेज, ठीक है, कहां तक, ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रीफॉस्फेट तक, और दूसरा पाइरुवेट से लेके यहां तक, ये क्या होगा, मेरा पे ऑफ फेज होगा। पहला तो याद रखना पे ऑफ फेज हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब क्या याद रखना तुम्हें ये याद रखना है पाइरुवेट काइनेज को कौन पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। तो तुम्हें याद होना चाहिए पाइरुवेट काइनेज को पॉजिटिवली रेगुलेट करने का काम होता है फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, और सुनना जरा, और ADP का काम होता है पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, और नेगेटिवली, इसको नेगेटिवली रेगुलेट कौन करेगा, तो सबसे पहले बोलोगे ATP, दूसरा बोलोगे एलनिन, ठीक है, और तीसरा तुम बोलोगे लॉन्ग फैटी एसिड हो जाएंगे, और चौथा एसिटाइल कोएंजाइम हरी पसंद है। कहने का मतलब है अगर सेल के अंदर सफिशिएंट मात्रा के अंदर एटीपी प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलाइसिस को क्या कराया जाएगा, इनहिबिट कराया जाएगा। सेम ऐसे ही हेक्सोकाइनेज पॉजिटिवली रेगुलेट किससे होगा, वो होगा फ्रुक्टोज 2,6 बेस फॉस्फेट से पॉजिटिवली रेगुलेट होगा। शॉर्ट में लिखा, पूरा नहीं लिखा, फ्रुक्टोज 2,6 बेस फॉस्फेट, और AMP और ADP से क्या होगा, ये पॉजिटिवली रेगुलेशन देखने के लिए मिलेगा। इसको नेगेटिवली रेगुलेट करने का काम किसका होगा, ATP का और सिट्रेट का। आगे बात समझ में, इसमें इतना याद रखना। दूसरा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो मैंने अभी तक बताया नहीं था, देखना कहां देखने को मिलेगा। पहला होगा जिस स्टेप पे ATP का फॉर्मेशन होगा वहां पे होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
तो पहले देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एटीपी बनना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ से पीपी से लेके पाइरुवेट की तरफ जो हो रहा है, अब देखो ये नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए नोट कर लेना। अरे भाई नोट कर जाओ ना कोई, इधर देखो मैंने बोला जो पाइरुवेट से, जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जो पाइरुवेट बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जो पाइरुवेट बनता है, इस पे यहाँ पे होता है सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन सुनना जरा, मैं बोलता हूँ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अदर देन एटीपी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या करते हैं, फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं एटीपी पे। किस पे ट्रांसफर करते हैं, एडीपी पर ट्रांसफर करते हैं और बनाते हैं एटीपी। मैंने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मगर जो फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहा जा रहा होगा वो फॉस्फेट किया जाएगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऐसे याद करो, ईटीएस में एक वर्ड यूज होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फोटोसिंथेसिस में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। सब फॉस्फोराइलेशन का एक ही काम है, एट द एंड एटीपी का फॉर्मेशन करना, मगर तरीका सबका क्या होता है, अलग होता है। मैंने अभी हेक्सोकाइनेज नहीं बताया क्योंकि हेक्सोकाइनेज लेवेंजर के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने उसको बचा कर रखा है, ठीक है। अब सुन लो जरा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। वैसे मोटा सा आइडिया देते, तो मोटा मोटा आइडिया कि हेक्सोकाइनेज की अगर बात करते हैं तो 4 आइसोफॉर्म प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ को बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं। ग्लूकोकाइनेज इन तीनों से कैसे अलग होगा ये बारे में पढ़ना है। 3 एस्पेक्ट में अलग होगा। पहला एस्पेक्ट होगा हाई वैल्यू ऑफ टीएम, दूसरा वो होगा डज नॉट अफेक्ट बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और तीसरा हम बोलेंगे रेगुलेट बाय रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे पाइरुवेट काइनेज का दो आइसोफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, पहला एम फॉर्म, दूसरा एल फॉर्म। ये वाला टॉपिक और ये वाला मैं वहां पे कवर करूंगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन सुनो जरा, अभी क्वेश्चन रह गए। पहला, अगर मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को, अगर मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को, लेवेंजर के पीछे दे रखे हैं क्वेश्चन, वो करा रहा हूं। अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को क्या कर दूं, म्यूटेट कर दूं, तो ग्लाइकोलाइसिस होगी? बताओ, सोचो जरा, होगी या नहीं होगी? अगर एनएरोबिक कंडीशन, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एनएरोबिक होनी चाहिए। एनएरोबिक कंडीशन में अगर मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेट कर दूं तो क्या रिएक्शन, मतलब तुम्हारी ग्लाइकोलाइसिस होगी? तो खुद बताओ। लैक्टेट डिहाइड्रोजन का मेन पर्पस क्या है? लैक्टेट बनाने से ज्यादा इसका काम होता है एनएडी पॉजिटिव बनाना। रीजन क्यों? क्योंकि ये एनएडीएच का रिक्वायरमेंट होता है, एनएडी का रिक्वायर्ड होता है, कहां गया ये रहा, एनएडी पॉजिटिव का रिक्वायर्ड होता है। अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजन म्यूटेट हो गया तो एनएडी पॉजिटिव बनेगा नहीं। जब एनएडी पॉजिटिव बनेगा नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन साइटोसोल में क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एट द एंड एनएडी क्या हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये रिएक्शन यहीं पे सीज हो जाएगी। आरी भाषा में इसी वजह से आफ्टर सम टाइम ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी इन एरोबिक कंडीशन, इन एनारोबिक कंडीशन। दूसरा क्वेश्चन सुनो। दूसरा क्वेश्चन आता है इस डिहाइड्रोजनेज से। इस डिहाइड्रोजनेज की खास बात है, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड तो कर रहा है, बाकी हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की तरह एटीपी से ऐड नहीं कर रहा, ये कर रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। आरी बात समझ में? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिहाइड्रोजनेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। उसकी खास बात यही होती है, अगर तुम क्या करते हो, एक वर्ड आता है आर्सेनेट, आर्सेनेट पॉइजनिंग, एक वर्ड आता है आर्सेनेट पॉइजनिंग। आर्सेनेट पॉइजनिंग की अगर बात करो तो आर्सेनेट क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चरली, आर्सेनेट स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है तुम्हारे इनऑर्गेनिक के फॉस्फेट के बराबर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के सिमिलर होता है। आर्सेनेट स्ट्रक्चरली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के सिमिलर होगा, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज फॉस्फेट को ऐड ना करके आर्सेनेट को फर्स्ट पोजीशन पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और जब फर्स्ट पोजीशन की जो हाइड्रोलिसिस होगी तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उस जगह फॉस्फेट ना होगा, क्या होगा, आर्सेनेट होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्सेनेट पॉइजनिंग। आरी बात समझ में? अभी तक मैंने क्वेश्चन क्या बताया तुम्हें, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताए वो एक तो डिहाइड्रोजनेज को बताया, आर्सेनेट पॉइजनिंग बताया। और अगर मुझे बताओ सेल के अंदर अगर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रेडियोएक्टिव कर दूं तो बताओ कौन सा कंपाउंड रेडियोएक्टिव होगा?
तो इसमें ये मत कर देना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है या तुम फ्रुक्टोज 1 बिस फॉस्फेट, क्यों इसमें तो फॉस्फेट ऐड हो रहा है, नहीं, क्योंकि जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है वो एटीपी से ऐड हो रहा है। भाई एटीपी कहां बन के आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन के आ रही है, ठीक है। हम साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, हम साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाएगा तो कहां पे होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का होगा, रेडियो एक्टिव होगा जब साइटोप्लाज्म में अगर हम क्या करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को रेडियो एक्टिव करते हैं तो। हरी बात समझ में? अब सुनो जरा, लेवेंजर के अंदर दो डायग्राम, एक डायग्राम एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो देख लो जरा। ठीक, एक मिटा देता हूं, देखो नोट कर लेना पॉज करके, जो भी हो जिसको जितना लिखना हो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले नीट में और सीएसआर में, सीएसआर भी कह नहीं सकता, नीट में तो नहीं पूछने वाले। सीएसआर तो अपने आप में एक पहेली रहती है हमेशा। मेरा काम देखो मैं बताना चाहता था, मैं ये बता हूं, देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पे ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी देखी, ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी देखी, और यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं हेक्सोकाइनेज यूज करता हूँ तो एक्टिविटी मैंने देखी, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो रही है, एंड आफ्टरवर्ड क्या हो रही है, बिकम सैचुरेटेड हो रही है, जब मैंने यूज किया हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अगर मैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट यूज करता हूं, इस केस में भी इंक्रीज होगी एंड देन बिकम सैचुरेटेड, मगर इसमें इतनी एक्सटेंट से इंक्रीज नहीं देखने के लिए मिली। मैंने यूज किया कौन सा, मैंने यूज किया फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, सेकंड एंजाइम था जो क्या कर रहा था, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। जब मैंने वो ऐड किया तो मेरे को सरप्राइजिंगली एक चीज मिली, एक सीधी लाइन मतलब ग्लाइकोलाइटिक एक्टिविटी पे कोई असर देखने के लिए नहीं मिला। तो सेक्शन बी में अगर आ जाए यही चार्ट बन के ए बी और सी लिख दे तो ए क्या होगा यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, बी क्या होगा यहाँ पे, तो बी पे मैंने बताया था फॉस्फो, बी होगा फ्रुक्टोकाइनेज, और थर्ड है यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमरेज पूरा लिख लेना। अब एक और चीज समझो, एक और चीज है रेडियो एक्टिविटी वाला, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन। मैं ले रहा हूं ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 7-8 कार्बन कर देना, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज अब यहाँ पे करता हूँ, मेरे पे यहाँ पे है पायरुवेट, और यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमारी बात समझ में? क्या बोला मैंने बोला मेरे पे ग्लूकोज है, पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए। नंबरिंग कर देता हूँ, वैसे याद कर लेना, 3 2 1 1 2 3, ठीक है, 2 1 0 0 0 मेरा ये 1 2। सुनो, अगर मैं फिफ्थ कार्बन रेडियो एक्टिव करता हूँ ग्लूकोज में तो मुझे पायरुवेट में कौन सा देखने के लिए मिलेगा, सेकंड, और एसिटाइल कोएंजाइम में कौन सा देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट। ये मैं मतलब ये चार्ट ये बताता है। अगर मैं ग्लूकोज का सेकंड कार्बन रेडियो एक्टिव करता हूँ तो मैं पायरुवेट में सेकंड देखने के लिए मिलेगा और एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और एक और चीज बताना भूल गया था, जो लैक्टेट होता है जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो ये कहां जाता है, लिवर में जाएगा, और वहां पे कोरी साइकिल को फॉलो करके, कोरी साइकिल को फॉर्मेशन करके क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अभी देखो जो पेंडिंग रह गया वो हेक्सोकाइनेज पेंडिंग रह गया, मगर मैंने थोरोली बता दिया, ठीक है। और क्या जो पेंडिंग रह गया वो तुम्हारा थोड़ा सा पायरुवेट काइनेज रह गया, ये मैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ कवर कर दूंगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगली मेरी वीडियो होगी। और कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी मतलब सीएसआर का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो कमेंट करके बता देना। और नीट का तो तुम्हें जो भी आए, तुम्हारे जो डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय।